क्लास 10th। आज हम समकालीन भारत का पाठ 6 विनिर्माण उद्योग, इस पाठ के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? इसे विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों समझा जाता है? अब इसी प्रश्न को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे कई तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास में क्यों मापी जाती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी किसी भी देश का विकास जो होता है वो जो विनिर्माण उद्योग होते हैं उनके विकास से ही क्यों नापा जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं विनिर्माण का मतलब क्या होता है। कच्चे माल को अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। यानी जो कच्चा माल है उसको जो मूल्यवान वस्तु में बदलना, जैसे कागज लकड़ी से, चीनी जो है वो गन्ने से, और लोहा इस्पात यानी आयरन स्टील लोह अयस्क से, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। तो यह है विनिर्माण उद्योग। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। क्यों मापी जाती है? क्योंकि इनका कुछ महत्व है। तो हम उन महत्व को डिस्कस करते हैं। विनिर्माण उद्योगों का महत्व। विनिर्माण उद्योगों का अपना महत्व होता है, इसलिए इन्हें विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। हम क्यों कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है? विनिर्माण उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोई भी उद्योग जो होता है वो देश और वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। विनिर्माण उद्योगों द्वारा देश की एक बड़ी जनसंख्या को काम करने के अवसर प्रदान होते हैं और उनकी जीविका चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है विनिर्माण उद्योग होते हैं, वहाँ के लोगों को क्या देती है? काम करने के अवसर देती है, क्योंकि उद्योग होते हैं वहाँ पे उद्योगों में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो उनकी जीविका जो होती है वो वहाँ काम करने से चलती है। तीसरा, विनिर्माण उद्योगों के द्वारा लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और विनिर्माण उद्योग लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उद्योगों में ही जो लोगों के रोज की काम आवश्यकता, जो लोगों के दैनिक जीवन में जो चीज़ें चाहिए होती है वो बनती है। विनिर्माण उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं उनमें जो लोगों को रोजगार मिलता है, तो जब लोगों को रोजगार मिलता है तो जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है वो अब उसकी निर्भरता को, हम कृषि पर जो हमारी निर्भरता थी वो कम हो जाती है। यानी हम खाली कृषि पर ही निर्भर नहीं रह जाते। तो ये बहुत बड़ा योगदान है विनिर्माण उद्योगों का। अब हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो कृषि और उद्योग जो है ना, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पहला, कृषि जो होता है उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल का उत्पादन करता है। जो हमारे उद्योग चल रहे हैं उनके लिए कच्चे माल कहाँ से आता है? उद्योगों से आता है। तो उद्योग ही कृषि के लिए कच्चा माल का उत्पादन करती है। जैसे हमारे कई सूती उद्योग है, पटसन उद्योग हैं, चीनी उद्योग है, सब कृषि पर आधारित उद्योग है। तो उनको कच्चा माल कौन देता है? कृषि। तो ये कृषि पर निर्भर है और औद्योगिक उन्नति के लिए एक ठोस आधार का निर्माण करती है कृषि, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये क्या कर रही है? एक उद्योगों की उन्नति के लिए एक बेस देती है, ठोस आधार का निर्माण करती है। दूसरी ओर उद्योगों के कारण कृषि में उत्पादन में वृद्धि संभव हो पाई है। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं जो उद्योग है उन्हीं के कारण जो है ना कृषि
उसके उत्पादन जो है ना वो बढ़ा है। कैसे? उद्योगों की विविधता और इनके विकास के फलस्वरूप ही कृषि का आधुनिकीकरण संभव हो पाया है। जो उद्योग होते हैं वे कृषि को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या उपलब्ध कराते हैं? उनको कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं ताकि उनकी फसलें और जो फल है उनको बचाया जा सके। और दूसरा वो कृषि को क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे वो कृषि के लिए कृषि में जो ट्रैक्टर या मशीनें चाहिए होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन उपलब्ध कराता है? उद्योग उपलब्ध कराते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जो कृषि और जो उद्योग है वो पृथक नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हम प्रश्न तीसरा डिस्कस करते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। उत्तर तीसरा है, औद्योगिक अवस्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक अथवा आधुनिक उद्योगों के प्रमुख अवयव है। पहला है कच्चे माल की उपलब्धि। जो कच्चा माल होता है आधुनिक उद्योगों का एक प्राथमिक अवयव है, एक प्राइमरी एलिमेंट है। किसी भी उद्योग का बुनियादी उद्देश्य कच्चे माल को तैयार मालों में बदलकर संपत्ति का उत्पादन करना है। दूसरा है शक्ति के विभिन्न साधन। शक्ति के विभिन्न साधन पे कैसे डिपेंड करती है स्थिति? चालक शक्ति अथवा ऊर्जा की सहायता से मशीनों को चलाकर उत्पादन किया जाता है, इसलिए शक्ति के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है अनुकूल जलवायु। किसी भी उद्योगों की अवस्थिति वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। उद्योगों के अनुकूल जलवायु होना बहुत ही ज़रूरी है। सस्ते और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धि। प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता भी आधुनिक उद्योग का एक मौलिक अवयव है, क्योंकि केवल प्रशिक्षित और अनुभवी मजदूर ही मशीनों पर काम करके कच्चे माल को तैयार माल में बदल सकते हैं। क्योंकि अगर मजदूर सही होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तभी वो काम अच्छी प्रकार से करेंगे और कच्चे माल को तैयार माल में बदल सकेंगे। पांचवा, संचार एवं परिवहन के साधन। कच्चे माल को लाने और तैयार माल को पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन होना बहुत ज़रूरी है। और संचार मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन, यानी किस तरह से हम अपने जो ग्राहक हैं या हम जिनसे कच्चा माल लेते हैं हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे, तो ये साधन होना भी बहुत ज़रूरी है। छठा है पूंजी व बैंक की सुविधाएं। एक उद्योग को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और बैंक की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। बैंक से हम लोन ले सकते हैं, जो हमारे उद्योगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कैपिटल। तो पूंजी व बैंक की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। सातवां जो है वो है बाज़ार। बाज़ार से अभिप्राय तैयार माल की बिक्री से है। यदि तैयार माल के लिए मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं किया जाएगा, इसलिए जो उद्योगों की अवस्थिति है वो बाज़ार पर भी निर्भर करती है। तो ये जो हमने कारक पढ़े हैं ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। प्रश्न चौथा, विभिन्न आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस प्रश्न को पूरा डिटेल में करेंगे। तो उत्तर 4 है, विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर करते हैं। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर हम उद्योगों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, कृषि आधारित, खनिज आधारित। कृषि आधारित मतलब एग्रो बेस्ड, खनिज आधारित मतलब मिनरल बेस्ड। कृषि आधारित क्या होते हैं? जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग आते हैं इसमें, जो कृषि पर आधारित है। खनिज आधारित जिनका जिनका आधार क्या है? खनिज है, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम,
मशीन औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। तो ये हमारे हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। अब हम दूसरा जो है इसका आधार वो है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। तो पहला है मूल उद्योग, जिसको हम बोलते हैं बेसिक और की इंडस्ट्री। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी उपभोक्ता उद्योग। तो जो हम बात कर रहे हैं मूल उद्योग, तो वो क्या होते हैं, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, यानी दूसरे उद्योग इनके उत्पादन पे या इनके कच्चे माल पर निर्भर है। जैसे लोहा और लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। दूसरा उपभोक्ता उद्योग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग हेतु करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। तो वो होते हैं उपभोक्ता उद्योग, जो सीधे उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तीसरा आधार है पूंजी निवेश के आधार पर। छोटे पैमाने के उद्योग यानी लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो वे उद्योग जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जिनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या भी कम होती है, यानी कम लोग काम करते हैं और जो सिर्फ लोकल एरिया की डिमांड्स को पूरा करते हैं, तथा जिन्हें शुरू करने में थोड़ी सी पूंजी यानी 1 करोड़ रुपए तक की ज़रूरत पड़ती है, छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। जैसे साबुन बनाना, बीड़ी बनाना। दूसरा है इसमें बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग जिनमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों से काम लिया जाता है और जिनमें पूंजी 1 करोड़ रुपए से अधिक लगती है, वे बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण सूती कपड़ा उद्योग और पटसन उद्योग। अब हम जो चौथा आधार है स्वामित्व के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण है इसका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेहल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है निजी क्षेत्र के उद्योग यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं, यानी निजी हाथों में होता है जिनका कंट्रोल। जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। तीसरा है संयुक्त उद्योग जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट दोनों के हाथ में होते हैं, प्रयास से चलाए जाते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। तो वो इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सप्लाई करते हैं कच्चा माल, और जो लेबर काम करती है, दोनों मिलकर इसे चलाते हैं श्रमिक्स। और वो जो संसाधनों को, जो इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, पूंजी, जो भी संसाधन होते हैं, वो दोनों मिलकर लगाते हैं। और जो फिर जो प्रॉफिट और लॉस होता है, लाभ हानि होती है, वो दोनों उनका शेयर भी उसी अनुपात में किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। जो उसका पांचवा आधार है वह उद्योगों में इस्तेमाल कच्चे माल और तैयार माल या वह भार के आधार पर जो हम इसका वर्गीकरण करेंगे। भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्रीज, वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाला कच्चा माल का प्रयोग करते हैं और जिनके उत्पादन भी इस प्रकार के भारी होते हैं और इसी प्रकार उनके यातायात का खर्च भी बहुत अधिक होता है, उन्हें भारी उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, इंजन बनाने वाले उद्योग,
ये हो गए हमारे भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज। अब आता है हल्के उद्योग। हल्के उद्योग यानी लाइट इंडस्ट्रीज, वे उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं और जिनमें महिला श्रमिक भी काम करती हैं, उन उद्योगों को हल्के उद्योग कहा जाता है। उदाहरण है जैसे बिजली के पंखे बनते हैं जहाँ पर, सिलाई की मशीनें बनाना, रेडियो टेलीविजन बनाना आदि। तो ये हमारा हमने पढ़ा उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम प्रश्न 5 करते हैं। किस प्रकार औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण को क्षरित करता है, यानी खराब कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है? तो उत्तर है उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। तो उद्योग जो होते हैं वो 4 तरह के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पहला वायु, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत ग्रह भी सम्मिलित है। जैसे हम बात करें पहला वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से कारखाने क्या करते, दिन रात चलते रहते हैं और हवा में क्या करते रहते हैं, धूल, फ्यूम और धुंध छोड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वायु में प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण का क्षरण होता रहता है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही भयानक और दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे जल प्रदूषण की। कारखाने हवा को ही नहीं वरन जल को भी दूषित कर देते हैं। वे दिन रात अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ तथा धातु युक्त कूड़ा करकट पानी में मिलाते रहते हैं। जब यह पानी नदी में जा मिलता है तो वह न केवल मछलियों एवं पक्षियों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, वरन वह मनुष्य द्वारा पीने के योग्य भी नहीं रहता। पानी पीने का छोड़ो, इसमें नहाने वाला व्यक्ति भी अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। तीसरी हम बात करेंगे तापीय प्रदूषण की। जब कारखानों तथा तापगृह से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अवशिष्ट मतलब वेस्ट, कैंसर, जन्मजात विकार यानी जन्म से ही जो बीमारियां होती हैं, तथा अकाल प्रसव यानी मिसकैरेज होना यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाना जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। जैसे कारखानों का विषैला द्रव्य धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ता, मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देता है। अब हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। यानी जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो आपको एक इरिटेशन भी होती है, खिन्नता महसूस होती है और उससे हृदय गति, सुनने की प्रॉब्लम और जब ब्लड प्रेशर होता है, इन सब में कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये है ध्वनि प्रदूषण। अब हम बात करते हैं प्रश्न 6 की। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। तो अभी हमने बात की थी कि उद्योगों की वजह से बहुत जो प्रदूषण हो रहा है, तो इसको कम करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। हवा में धुआं और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ने से, पानी में उद्योगों द्वारा विषैला कूड़ा करकट छोड़ने से तथा भूमिगत जल को भी विषैले द्रव्यों में प्रदूषित करने से आदि से पर्यावरणीय निम्नीकरण सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। यह तो सबको दिख रहा है कि इन वजह से कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के क्या उपाय किए गए हैं? पहला, प्रदूषित जल की पुनः चक्रीय क्रिया। फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषित जल को वहीं इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ किया जाए और बार बार प्रयोग में लाया जाए। ऐसे में नदियों और आसपास की भूमि का प्रदूषण काफ़ी हद तक रुक जाएगा। दूसरा, प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना चाहिए। यदि फैक्ट्रियों के जल को नदियों में फेंकना ही हो तो पहले उपचारित कर लिया जाए तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, कानूनी प्रतिबंध। कानूनी प्रतिबंध में क्या आएगा? जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। चौथा, वायु प्रदूषण। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, यानी जो उसको फिल्टर करके भेजें ऊपर, हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करके फिर वो हवा में छोड़ें। स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। यानी कोयले का उपयोग कम किया जाए, तेल और गैस के उपयोग करने से क्या होगा? धुआं कम होगा, धुएं में कमी आएगी। पांचवा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी काफ़ी हानिकारक सिद्ध होता है। इससे उत्तेजना ही नहीं वरन हृदय गति एवं श्रवण असक्षमता आदि व्यवधाएं भी बढ़ती हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटरों पर साइलेंसर लगाया जा सकता है ताकि आवाज़ कम करें। ऐसी मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकता है जो कम ध्वनि करे। इसके साथ साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहने जा सकते हैं। तो ये इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज डिस्कस किए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, ये आपके पेपर में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।